एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो अपना टाइम बेच के अपना पैसा कमाता है, लेकिन जो एक अमीर आदमी होता है वो पैसे से ही पैसा कमाना जानता है। अब ये जो पैसे से पैसा कमाया जाता है, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम और वो भी पैसिव इनकम जनरेट करके किया जाता है। पैसिव इनकम है क्या? वो सारी इनकम जो आपके टाइम के साथ टाइड नहीं है, वो सारी पैसिव इनकम। जब पैसिव इनकम को थोड़ा सा इन डेप्थ समझने के लिए हम एक रॉबर्ट टी कियोसाकी का मॉडल होता है ESBI मॉडल करके, उस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। E बेसिकली स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, S इज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B इज फॉर बिजनेस ओनर एंड I इज फॉर इन्वेस्टर। जो हमारा फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट के बंदे होते हैं ना, एम्प्लॉय होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा वो हो गया जैसे फॉर एग्जांपल CA हो गया, डॉक्टर हो गया, या कोई लॉयर हो गया, या अगर कोई बिजनेसमैन भी है जो वन मैन शो वाला है कि भी अपने गल्ले पे जाके बैठता है और सुबह से शाम काम करता है, और जिस दिन वो काम नहीं करेगा आप समझो गल्ला बिल्कुल वेकेंट रहेगा, कोई देखने वाला उसको है ही नहीं। तो वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और ये दोनों इनकम पैसिव इनकम नहीं होती, बिल्कुल एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या हो गया कि भाई ये 4 घंटे काम करेंगे तो इनको 4 घंटे का रिजल्ट मिलेगा, जिस दिन ये काम नहीं करेंगे उस दिन रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, अब खुदा ना खास्ता वही 4 दिन के लिए बीमार पड़ गया, तो उसके क्लिनिक पे कौन देखेगा? वहां पे कोई देखेगा ही नहीं पेशेंट्स को, तो 4 दिन की उसकी कमाई खत्म होगी, 4 दिन उसको कोई कमाई नहीं मिलने वाली। या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कोई लॉयर हो गया, वो फॉर एग्जांपल 10 दिन वेकेशन पे चला गया फैमिली के साथ, तो 10 दिन कोई भी क्लाइंट्स को एडवाइस देने के लिए वहां कोई अवेलेबल ही नहीं होगा, तो यानी 10 दिन के लिए जो कमाई है बिल्कुल जीरो रहेगी। कोई ऑफिस में आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो कोई एडवाइस देने के लिए है ही नहीं। और अगर वन मैन शो वाला बिजनेसमैन है तो उसका भी सेम सीन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको कहीं जाना है, वो नहीं अवेलेबल है, या उसकी कोई और हॉबी है उसको उसके लिए जाना है, तो जिस दिन वो काम नहीं करेगा उस दिन उसको पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो बिजनेस ओनर आता है। बिजनेस ओनर क्या होता है? वो शायद शुरू में तो बहुत मेहनत करे बिजनेस को खड़ा करने के लिए, हो सकता है कि दिन रात मेहनत करे, एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डाले, लेकिन जब बिजनेस उसका चलने लग जाएगा और जब चलने के बाद वो उसको स्केल कर देगा, तो वो प्रोसेसेस से और लोगों से अपने पैसे को कमाएगा। वो खुद एक्चुअली में काम नहीं करेगा, लोगों से मेहनत करवा के उनसे पैसा कमा कर लेगा। और उसके बाद फिर चौथा क्वाड्रेंट जो होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है। इन्वेस्टर्स में वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ पैसा होता है और वो लोग मल्टीपल सोर्सेस पैसिव इनकम में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके पास बैठ के पैसा आता रहता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि मेरे और आप जैसा बंदा एकदम यही सोचेगा कि यार फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में तो हम हैं ही, हम एम्प्लॉय हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ये तो हम हैं ही, लेकिन यार हम थर्ड 4th क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकते। जो हमारा बिजनेस ओनर है वो तो करोड़पति आदमी है, सीधे अंबानी की फोटो आती है दिमाग में। या अगर हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो सीधे वॉरेन बफे की फोटो आती है कि यार उस बंदे जैसा तो हम बन ही नहीं सकते। भाई ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर आप जैसा और मेरे जैसा छोटा आदमी भी हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप समझो जॉब करते हो, 10,000 रुपये तो कमाते ही होंगे। अब 10,000 रुपये में 500 रुपये की SIP चला दो, स्टॉक्स में पैसा डालना स्टार्ट कर दो, आप इन्वेस्टर बन गए। फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपये कमाते हो, आपकी कमाई अच्छी है, तो आप 10,000 रुपया अपना खर्चे निकाल लो। अगर आप बैचलर हो, आपकी फैमिली है, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो 25,000 रुपये में आपके खर्चे निकल जाएंगे। उसके बाद जितना भी पैसा बचता है सारा का सारा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, आप धीरे धीरे इन्वेस्टर बन जाओगे। उसके बाद अगर आप Tier 1 सिटी में हो, आप में भी IT सेक्टर में हो या कहीं अच्छी पोजीशन पे हो, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी कमाते होंगे, आप अपने खर्चों को मिनिमम जितना भी सीमित कर सको, जैसी भी आपकी सिचुएशन है 50,000 की या 60,000 की, वहां पर सीमित करो और बचा हुआ 1,00,000 रुपया आप अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो आप धीरे धीरे कॉर्पस बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे और पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम क्या है, कुछ पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम को देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम को देखेंगे। बहुत सारे सोर्सेज नहीं देखेंगे यार, मतलब 8-10 सोर्सेज देख लिए, 20 सोर्सेज देख लिए और पैसा एक से भी नहीं कमाया। उससे बेटर है कि 5 सोर्सेज पकड़ते हैं, उसको इन डेप्थ हम समझते हैं और उसके बाद फिर क्या है कि एंड में ना इस वीडियो के मैं एक आपको बोनस टिप देने वाला हूँ। बहुत बार क्या होता है कि आपने पैसिव इनकम की फर्स्ट वीडियो तो देखी नहीं होगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि यार ऐसे कमा लो, वैसे कमा लो, वैसे कमा लो, और फिर बंदा पैसा 1 रुपया नहीं कमा पाता। तो जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं जिस वजह से बंदा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना पाता। हम बोनस टिप एंड में बात करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड में बिल्कुल आप बोनस टिप तक रुकना, आपको 100% हेल्प होने वाली है। सबसे पहला पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है हमारा स्टॉक्स। स्टॉक्स में हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि अगर हम कुछ टाइम दे सकें, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके, डेली 2 घंटे 3 घंटे स्पेयर कर सके, तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर लें। हम एक एक्चुअल में एनालिसिस करें और कौन सा स्टॉक कमा के देगा ये सब जानने की कोशिश करें। लेकिन ये क्या होता है, ये एक लर्निंग कर्व का काम होता है। पहले दिन आप ऐसा नहीं कमा पाओगे, आप समझो कुछ ना कुछ पैसा तो डुबाओगे ही। आप बाय डिफॉल्ट लेके चलोगे यार कुछ पैसा घट सकता है मार्केट में, जब तक कि आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। और डेप्थ नॉलेज भी होगी तो भी पैसा थोड़ा बहुत तो घटता है, ये थोड़ा बहुत बढ़ता है, बस बढ़ने वाला ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू घट। तो यह है कि अगर आप समय दे सकते हो तो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग आपके लिए हो सकती है। और यह है कि साल 1.5 साल जब आप एक बार समझने लगोगे तो फिर आप समझ जाओगे कि यार किस तरह के मेरे को स्टॉक्स पिक करने हैं, कौन से स्टॉक्स में समझता हूँ, और फिर आप अपने पैसे को बहुत तेजी से कमा सकते हो। लेकिन वो साल 1.5 साल का लर्निंग कर्व आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपके पास
टाइम नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं यार, हफ्ते में घंटा 2 घंटा तो दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। डेली तो वर्किंग डे होता है, सैटरडे संडे में जब हमें टाइम मिलता है तब थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। तो आप क्या म्यूचुअल फंड के लिए चले जाओ। म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जिसका काम ही स्टॉक पिकिंग का है, जिसके पास सारे टूल्स हैं, रिसर्च का काम है, वो आपके लिए स्टॉक पिक करेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आप थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस देख लो बंदे का, कि वही कौन बंदा सिलेक्शन कर रहा है या किस तरह का म्यूचुअल फंड है, किस तरह के उसने रिटर्न्स दिए, और उस हिसाब से आप अपना पैसा डालो। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो आपके पास मोटा मोटा 3 तरीके होता है। या तो आप क्या नाम है स्मॉल कैप में पैसा डाल सकते हो, जिसमें कि आपके रिटर्न्स तो हाई होंगे लेकिन आपका रिस्क भी बहुत हाई होगा। या आप मिड कैप में कुछ पैसा डाल सकते हो, और या फिर ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जो बिल्कुल आप समझो मलाई कंपनीज होती हैं, जिसमें पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कंपनी बहुत बड़ी होती है, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो उसमें क्या है कि ग्रोथ उतनी तेजी से तो नहीं मिलेगी पैसे को, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स नहीं होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी बहुत आपका कम रहेगा। और आजकल तो क्या है कि हाइब्रिड फंड्स आ गए। हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, कुछ पैसे स्मॉल कैप में डाल के चलते हैं, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में, अलग अलग परसेंटेज में। तो आप इस तरह का फंड भी इस्तेमाल कर सकते हो। उससे क्या है कि कुछ पोर्शन आपका एग्रेसिव में जाएगा, कुछ पोर्शन आपका पैसिव में जाएगा, तो आपका पूरा कॉर्पस भी नहीं जाएगा और ओवरऑल एक हैंडसम रिटर्न आती रहेगी। और उसके बाद थर्ड तरीका यह है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि यार मैं तो इतना भी नहीं कर सकता, ना मेरे को ये समझ में ज़्यादा आता है, ना मेरे पास टाइम है, मैं तो चाहता हूँ कि यार मैं पैसा डाल दूँ और बस कमाई आती रहे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड। अब हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत सारा पैसा क्या होता है एफडी में पड़ा रहता है, या आप देखोगे सेविंग्स अकाउंट में वैसे ही पड़ा रहता है, और वहाँ पे मैक्सिमम क्या बंदा कमा लेगा, 4, 4.5, 5% कमा लेगा, तो रिटर्न मिलता ही नहीं मिलता। अब जब आप समझो 5% का रिटर्न सिर्फ आप इसलिए कमाते हो कि यार स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा डाला, कहीं से सुना हुआ कि यार पैसा पूरा का पूरा डूब गया, तो आदमी एकदम डर जाता है। आदमी सोचता है कि यार 5% ही बहुत है, कम से कम पैसा सेफ तो पड़ा है। लेकिन सेम पैसा आप इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हो। इंडेक्स फंड में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो एक तो बहुत कम होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होगा कि जैसे म्यूचुअल फंड होगा, म्यूचुअल फंड में क्या है एक एक्टिवली बंदा आपके लिए स्टॉक पिकिंग कर रहा होगा, तो वो आपके लिए कुछ एक्सपेंस लेगा। इंडेक्स फंड में क्या होता है, इंडेक्स फंड में सिर्फ पहले तो इंडेक्स फंड अच्छा समझते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जब आप पैसा डालते हो, फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी 50 में पैसा डाला, निफ्टी 50 में पैसा डालने का मतलब हो गया कि देश की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा डाल दिया। और वो किस प्रोपोर्शन में डालता है, वो निफ्टी 50 के वेटेज में ही डालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका 11 साढ़े 11% का लगभग वेटेज होगा। तो जब आप 100 रुपये निफ्टी 50 में डालोगे तो आपका 11 से 11.5 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा में भी टाटा में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा आपका लीडिंग बैंक जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया उसमें होगा, कुछ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कि कोल इंडिया है उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आपका पैसा देश की टॉप कंपनीज में इस्तेमाल हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। जब इतना पैसा आप समझो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये पैसा आप समझो सेफ ही है, अल्ट्रा सेफ है एक्चुअली। पैसा डूब तो सकता ही नहीं है, और लॉन्ग टर्म में कमा के ही देंगी कंपनी, क्योंकि इन सब कंपनीज के जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो ये ग्रो करती ही जाती है, तो आपका पैसा भी साथ साथ ग्रो करेगा। अच्छा, वापस आता है एक्सपेंस रेशियो वाली बात पे। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि भैया पैसिव इन्वेस्टिंग करनी है, सिर्फ पैसा लेना है और आप समझो उसी रेशो में जिसमें निफ्टी 50 है उसमें डाल देना है। किसी को एक्टिवली डिसीजन नहीं लेना, रिसर्च नहीं करना, ये सब नहीं करना। तो आप समझो इसका एक्सपेंस रेशो 0.01%, 0.02% बहुत ही नॉमिनल होता है, ना के बराबर होता है। ये समझो इन्वेस्टमेंट ऐसी हो गई कि पैसा डाला हमने और भूल गए और पैसे को आने दिया। और जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स है ना, वो भी इतने कोई कम नहीं है। आप समझो अगर लास्ट 20 ईयर्स का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑन एवरेज CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स जो दी हैं वो निफ्टी 50 ने अबव 14% दिए, 14% से भी ज़्यादा दिए। तो कहाँ आप 4, 4.5, 5% पे FD में पैसा डाल रहे थे, यहाँ 14% आपको बैठे बैठे मिल रहा है, तो आप इंडेक्स फंड्स में बेधड़क होकर जा सकते हैं। अच्छा, आज की डेट में पैसा इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान हो गया, बहुत ज़्यादा कम्बरसम नहीं रहा। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, जैसे कि ऐप हो गई ग्रो हो गया, ET मनी हो गया, ज़ीरोधा ऐप हो गया, आप स्टॉक्स हो गया। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे देता हूँ मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करो और अगर आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंडेक्स फंड्स में पैसा डालना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप SIP कर लो। लमसम पैसा मत डालो, क्योंकि लमसम में आपको ये देखना पड़ेगा कि कब मार्केट डाउन है, कब ज़्यादा है, ये सब आपके पास देखने का ऑलरेडी टाइम नहीं है। अगर वो टाइम होता तो आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में जा सकते थे। जब आप इंडेक्स फंड में आए, आप SIP करो, हर महीने जाएगा, कुछ पैसा मार्केट कम में डलेगा, कुछ मार्केट में ज़्यादा में डलेगा, और ऑन एवरेज आपको बढ़िया रिटर्न मिलते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक ऐसा सटीक पॉइंट बताने वाला हूं जिस वजह से काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो कितना पैसा हमने डाला है, उसके बाद जो हमने पैसा डाला है वो कितने टाइम के लिए पैसा डाला है मार्केट में, और उसके बाद कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें मिला है।
अब नॉर्मली बंदा क्या होता है, जो भी मार्केट में घुसेगा वो चाहेगा कि यार मेरे को ना बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। अच्छा 12 मिल रहा है, अब इसको मैं 13 कैसे करूँ, 13 मिल रहा है, अच्छा इसको 14 कैसे करूँ, 14 मिल रहा है तो अच्छा इसको 17 18 कैसे करूँ। यार वो बंदा तो 18 कमा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आप इंडिविजुअल अच्छे स्टॉक्स को पिक करने में केपेबल नहीं रहेंगे। इससे बढ़िया क्या है कि आप एक हैंडसम रिटर्न से सेटिस्फाई हो जाओ। मेरे को 10-12% की रिटर्न आ रही है, बहुत बढ़िया रिटर्न है जी, एफडी से तो बहुत अच्छी रिटर्न मिल ही रही है। आप फोकस करो बचे हुए दोनों वेरिएबल्स पे। आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कमाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पैसा डालूँ। आप दूसरी चीज़ पे फोकस करो कि यार जल्दी से जल्दी मैं एट अ यंग एज अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट को बना लेता हूँ और 20 साल की उम्र से पैसा डालना शुरू कर देता हूँ। अब किसी बंदे ने अगर 40 या 50 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, उसने 1 या 2% का रिटर्न ज़्यादा कमा भी लिया, तो क्या उखाड़ लेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से स्टार्ट करी और एक अच्छा कॉर्पस आप डालते रहते हो या अपना खर्चे बहुत मिनिमम रखते हो और बहुत अच्छा अमाउंट आप डालते रहते हो, तो इससे क्या है, जो फर्स्ट 2 वेरिएबल्स हैं जो आपके हाथ में हैं, आप उनको मैनेज कर पाओगे। जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है और बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, उसकी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, एक हैंडसम रिटर्न से सेटिस्फाई रहें। अच्छा, हम डिफिकल्टी स्कोर की बात कर लेते हैं। इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैं डिफिकल्टी स्कोर दूंगा तो मुझे लगता है कि 6 आउट ऑफ 10 इज़ अ गुड डिफिकल्टी स्कोर, क्योंकि शुरू में क्या है, 1-2 साल तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर रहे हो कि यार कैसे मार्केट चलती है, कैसे होता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, तो 6 आउट ऑफ 10 तो है ही। शुरू का जो 1 साल 1.5 साल का लर्निंग कर्व है वो तो है। एक बार आप समझ गए तो फिर आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में फॉर एग्जांपल पैसा लगा के चल रहे हो तो डिफिकल्टी स्कोर मेरे हिसाब से 1 आउट ऑफ 10 है। रिटर्न आपकी थोड़ी नॉमिनल रहेगी, लेकिन ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न ही रहती है और कुछ एफर्ट की जरूरत ही नहीं, पैसा डाल दो और भूल जाओ वाला सीन। दूसरा पैसिव इनकम का तरीका है रियल एस्टेट, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है अगर आप एक बार खड़ा कर दो तो। जब आप रियल एस्टेट में पैसा डालते हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप प्लॉट ले लो, या उसके बाद हो सकता है कि रेजिडेंशियल ले लो, और फिर द बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का फायदा ये है कि उनके रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, यानी आप समझो जितना पैसा आप लगाते हो तो एज अ परसेंटेज जो आपको रेंट मिल सकता है वो रेंटल यील्ड बहुत बढ़िया होता है। अब लैंड के आप ओवरऑल समझो यार, लैंड क्या है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको क्या है, जगह रहने के लिए चाहिए। आजकल तो एक ही फैमिली में 4-4 भाई हैं तो 4 अलग घर चाहिए। उसके बाद बिजनेस आपको करना है तो उसके लिए भी जगह चाहिए। तो आप समझो डिमांड तो बढ़ती जा रही है लगातार लैंड की, और सप्लाई उतनी बराबर की बराबर है। तो ओवरऑल लॉन्ग रन में जो लैंड का प्राइस है वो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। शायद शॉर्ट टर्म में कभी थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जमीन कमा के ही देती है। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ, ये तो नेचुरली क्या है, प्राइस इंक्रीज होता है प्रॉपर्टी का। बहुत बार क्या होता है कि आपने प्लॉट लिया, अब प्लॉट आपने उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी, 4 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी, 4 बढ़िया बढ़िया फ्लैट बना दिया और चारों को अलग अलग रेंट पे चढ़ा दिया, तो आप उसकी वैल्यू अपने आप भी बढ़ा सकते हैं कंस्ट्रक्शन के तरीके से। या आपने कोई पुराना घर खरीदा, उसको थोड़ा सा रिफर्बिश कर दिया, आपने रूफिंग करवा दी, इंटीरियर्स करवा दिए, थोड़ा सा आपने उसका मतलब लुक एंड फील ओवरऑल चेंज कर दिया, तो उससे क्या है, प्रॉपर्टी की एकदम वैल्यू पता चला 1.5 गुना हो गई। तो आप क्या है, इंप्रूवमेंट्स की तरीके से भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और उसके बाद फिर एक हायर रेंट और एक हायर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा क्या है कि ये तो हो गया वैल्यू बढ़ने के केस में। जब हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। उसमें से 1-2 मैं आपको मेन कवर करता हूँ। अब रियल एस्टेट में आप जब पैसा डालते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे मिलते हैं। 2 ऐसे टैक्स बेनिफिट्स की मैं बात करता हूँ जो काफ़ी लोग मार्केट में यूज़ करते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं और आपने एक लैंड लिया, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो आप क्या है, ये फिक्स एसेट में आ जाता है, तो आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, यानी जिस इनकम पे आपको पैसा टैक्स देना है सरकार को, वो कम हो जाती है, यानी आप टैक्स की सेविंग कर लेते हो। या बहुत बार क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी कोई खरीदी और आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अब क्या होता है, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि हमने 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और 50 रुपये हमने उसके ऊपर और लगाया, उसको इंप्रूव करने के लिए, मे बी उस पर रेनोवेशन करने के लिए कुछ भी, और हमने 250 रुपए की बेच दी। तो जो हमने इंप्रूवमेंट का पैसा लगाया था वो शायद इसलिए लगाया था कि हमारी प्रॉपर्टी महंगे में बिक सके, लेकिन उस 50 रुपए का भी हमें डिडक्शन मिल जाता है। तो हमें 250 रुपये माइनस 100 रुपया माइनस 50 रुपया, और जो नेट 100 रुपये हमें बचता है सिर्फ उसी पे टैक्स देना पड़ता है। अब रियल एस्टेट का मैजिक तो तब होता है जब आपके पास Tier 1 किसी सिटी में एक प्राइम लोकेशन पे एक प्रॉपर्टी पड़ी हो, दैट्स ऑल। आपको इजीली 5, 7, 10 लाख रुपए का रेंटल इनकम आता रहेगा। और बहुत लोग तो ऐसे हैं, 1-2 मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनकी प्राइम लोकेशन पे रियल एस्टेट है, रेंटल इनकम पे पूरी जिंदगी चल रही है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप समझदार आदमी हैं, आप कुछ अर्नड इनकम भी रखते हैं, कहीं बिजनेस से कमा रहे हैं, कहीं और से कमा रहे हैं, और आप धीरे धीरे 5-7 प्रॉपर्टी ऐसी खड़ी कर लो अपनी,
तो आप 40-45 की एज के बाद बिल्कुल बीच पे आप एंजॉय कर सकते हो। आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, अपनी शर्तों पे जिंदगी जी सकते हो, सिर्फ रेंटल इनकम से कमा सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, रेंटल इनकम से आप अपनी पूरी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो। इसमें हम डिफिकल्टी स्कोर की बात करते हैं। रियल एस्टेट में घुसना तो थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी चिटर पुटर आदमी नहीं घुस सकता, एक अच्छा कॉर्पस उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक बार आप उसमें घुस जाते हैं तो उसका मेंटेनेंस जीरो है। तो मैं अपनी जजमेंट के हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 इसको स्कोर दूंगा, क्योंकि इसमें घुसना थोड़ा मुश्किल रहता है। जो आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए मुश्किल है कि यार वो रियल एस्टेट में घुसे, लेकिन जब वो एक बार घुस जाता है तो उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं, उसके बाद तो फिर नोट गिनने का काम रहता है। आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो। लाइफ में जैसे हर चीज़ पेशेंस के साथ आती है, ऐसे यूट्यूब चैनल को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको पेशेंस के आसन पे बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ेगा। जब आप यूट्यूब चैनल चलाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक नीश की जरूरत पड़ेगी। अब नीश फाइनलाइज करते हुए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि नॉलेज तो कुछ है नहीं और आप ज्ञान बांटना शुरू कर दो। उसके बाद आपकी लाइकिंग होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। और फिर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है तब आपके पास पैसा अनलिमिटेड आता है। जब एक बार आपने नीश फाइनलाइज कर लिया तो उसके बाद क्या आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियोस जब आप बनाते हैं तो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो एडसेंस का इनकम होता है, यानी एडवर्टाइजमेंट इनकम होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उसमें बीच बीच में एड्स आते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो एड्स चलाने के लिए यूट्यूब को पैसा देती है। और यूट्यूब क्या है, उसका 55% का पोर्शन जो होता है वो क्रिएटर यानी वीडियो क्रिएटर जैसे कि हम हैं उनको देता है। लेकिन इसमें एक कैवेट ये है कि जो आपकी एडसेंस की इनकम है वो डे 1 से स्टार्ट नहीं होती। वो स्टार्ट जब होती है जब आप 2 कंडीशंस को मीट कर लेते हैं। एक तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो जाता है। उसके बाद ही आपकी एडसेंस की इनकम स्टार्ट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बंदा 20, 30, 50 वीडियोस जब बना लेता है तभी वो अपना पहला पैसा YouTube में देखता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज समझने वाला ये है कि जब हम YouTube की वीडियोस बनाते हैं तो सभी की इनकम बराबर नहीं होती। ऐसा नहीं कि यार मेरे 10,000 व्यूज हैं मेरी वीडियोस पे और दूसरे बंदे के भी 10,000 व्यूज हैं तो हम दोनों की कमाई बराबर होगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम फाइनेंस पे वीडियोस बनाते हैं तो हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स होंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज रखते होंगे या अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करना चाहते होंगे, इसी रिलेटेड लोग होंगे। कॉमेडी वाला बंदा हमारी वीडियो आके देखेगा नहीं और गलती से आ भी गया तो फुल स्पीड से भाग जाएगा। अब एक इंश्योरेंस कंपनी आती है, उसको क्या है इन सभी लोगों को अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, तो वो क्या है यूट्यूब को पैसा देगी कि यार इस पर्टिकुलर वीडियो पे मेरा आप ऐड चलाओ। और क्या है इंश्योरेंस कंपनीज क्या कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनमें पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है उसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कस्टमर एक्वायर करने के लिए, तो वो क्या बढ़िया पैसा यूट्यूब को देगी कि यार इस वीडियो पे आप मेरा ऐड जरूर चलाओ। और फिर उसका 55% क्रिएटर के पास आता रहेगा। तो यानी फाइनेंस वीडियोस पे बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। हो सकता है कि सेम व्यूज किसी कॉमेडी वीडियो पे हो, लेकिन कॉमेडी वीडियो पे कोई अच्छी कंपनी क्यों ऐड चलाएगी, वहां पे उसको कस्टमर उतना नहीं मिलेगा। तो आपकी जो कमाई है एक यूट्यूब वीडियो को बनाने से वो डिपेंड करती है आपकी किस नीश में बना रहे हो और कौन कौन से एडवर्टाइजर्स आपके व्यूअर बेस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। और फिर एक बार आपने एडसेंस से कमाना स्टार्ट करा, लोग आपको सुनने स्टार्ट करे, आपके अच्छे सब्सक्राइबर बेस हो गया, तो उसके बाद पैसे की कोई लिमिट ही नहीं होती। आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो जाते हैं। आप अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हो, अफिलिएट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आप क्या है कि स्पॉन्सर्ड डील्स कर सकते हो। कोई ब्रांड आपको क्या दे देगी कि यार मेरी वीडियो का आप मेंशन करो और इसका 50,000 रुपये, इसका 75,000 रुपये, इसका लाख रुपये, डिपेंडिंग ऑन दी केस टू केस बेसिस। अब बात करते हैं डिफिकल्टी स्कोर की। मेरी जजमेंट में यूट्यूब को हम 7 आउट ऑफ 10 का स्कोर दे सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि स्टार्टिंग में जब कोई भी बंदा वीडियो बनाता है ना, बड़ा एंथुसियास्टिक होता है, लेकिन एक अच्छी वीडियो को बनाने में बहुत काम लगता है, स्पेशली जबकि अकेले सब कुछ करना हो। फिर स्टार्टिंग में टीम तो होती नहीं, बंदा पहले प्लानिंग करेगा, फिर स्क्रिप्टिंग करेगा, फिर वीडियो शूट करेगा, फिर वीडियो एडिट करेगा, उसके बाद अपलोड करेगा, और उसके बाद अगर वीडियो नहीं चल रही तो ये सोचेगा कि यार क्यों नहीं चल रही। और फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो बंदा क्या है शुरू में तो एंथुसियास्टिक होता है, 10, 15, 20 वीडियो बना देता है, लेकिन उसका कोई रिटर्न आना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट तो है नहीं कि यार एक प्रोडक्ट खरीदा, एक प्रोडक्ट बेचा और उसमें जो प्रॉफिट हुआ फर्स्ट डे मिल गया। इसका जो भी रिटर्न मिलता है लंबे टाइम में मिलता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप YouTube में 2 साल 2.5 साल बिना किसी रिटर्न के एफर्ट नहीं डाल सकते तो आप YouTube में घुसो ही मत, अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ऑनलाइन टीचिंग हिंदुस्तान में तो आप समझो ऑनलाइन टीचिंग की इंडस्ट्री एक्सप्लोड कर चुकी है। हर बंदा कोर्स ऑनलाइन सिखा रहा है और स्टूडेंट्स बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं।
और ज़रूरी नहीं क्या क्या है, ट्रेडिशनली क्या होता था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हमारे जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसी के बारे में टीचिंग होती थी। आज की डेट में तो क्या आपको गिटार बजाना आता है, चलो उस पर कोर्स बना दो। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सिखा सकते हैं तो भी उस पर वीडियोस बना लो, उस पर कोर्स बना लो। और अगर आपको क्या है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ही आता है कि यार आपकी पर्सनालिटी कैसे हो, कैसे चलना चाहिए, कैसे खड़ा करना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे फॉर दैट मैटर आप कोर्स बना सकते हो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है। और आज की डेट में क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी कोई व्यूअर बेस है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग करते हैं या आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ही हैं, लोकल टीचर हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो आपका क्या है एग्जिस्टिंग बेस होगा जो आपको जानता होगा कि यार ये बढ़िया पढ़ाता है। तो आपको क्या है सिर्फ एक मॉडल, या बहुत सारी ऐप्स आती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको लेना है, सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है, बहुत नॉमिनल सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, 1500 रुपये महीने का, और वो पूरा का पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे जिसमें कि आप अपना ऐप लॉन्च कर सकते हो, अपना वीडियोस डाल सकते हो, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे देंगे। आपको कोई कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, और वो अपनी ब्रांडिंग भी नहीं करते बहुत बार। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन चार्ज दे रहे हो तो स्टूडेंट्स को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो एक थर्ड पार्टी ऐप है, आप एज अ टीचर की ऐप नहीं है। और अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि यार फर्स्ट टाइम बंदा उतरा है और सीधे क्या नाम है ऑनलाइन कोर्स बना रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बढ़िया कोर्स बनाओ। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कोर्सेरा हो गया, खान अकेडमी हो गया, या यूडेमी हो गया, स्किल शेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जो आपकी रेवेन्यू में से एक परसेंटेज तो लेंगे, लेकिन उनके पास एक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो एंथुजियास्टिकली कोर्सेज खरीद लेते हैं, उनका एक कस्टमर बेस है। जब आप एक बढ़िया कोर्स बनाओगे तो धीरे धीरे आपके रिव्यूज़ बिल्डअप होंगे, आपके स्टूडेंट्स बिल्डअप होंगे, और फिर आपका कोर्स टॉप पे आ जाएगा, और वो फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर को सीधे दिखेगा कि यार ये कोर्स बेस्ट है, और फिर बहुत ज़्यादा सेल्स आएगी। अच्छा, अगर ऑनलाइन टीचिंग को मैं स्कोर देना चाहूँ तो मैं डिफिकल्टी स्कोर 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। उसका रीज़न क्या है कि जब आप किसी चीज़ को सिखाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉलेज तो आपको एक बेसिक तो है ही है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़े, लेकिन उस फील्ड में आपको नॉलेज तो है ही है। सिर्फ आपको सीखना क्या है कि यार किस तरह मैं अपनी नॉलेज को प्रॉपर्ली पैकेज कर सकता हूँ और ऑनलाइन फॉर्म में कस्टमर तक, यानी अपने व्यूअर तक, अपने स्टूडेंट तक डिलीवर कर सकता हूँ। एक बार आपने एक अच्छा कोर्स बना दिया तो सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है, उसके बाद क्या है मे बी कुछ अपडेशंस हो या कुछ हो, सिर्फ आप उतना करते रहो, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है। थोड़ा डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक होता है, कुछ में अपडेशन ज्यादा होते हैं, कुछ में कम होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मेंटेनेंस बहुत मिनिमल रहता है। और फिर क्या है कि एक आपने बहुत बढ़िया कोर्स बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोर्स बनाया एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में। अब क्या है, कुछ व्यूअर्स देखेंगे, कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोग 2 पैसे इससे कमाएंगे, तो अगली बार जब मेरा इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स आएगा, या इससे रिलेटेड नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा, कोई कोर्स आएगा, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो एकदम कोर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे कि यार ये कोर्स ले लेते हैं, 500 रुपये में देखे, मैंने तो 1 लाख रुपए कमाया था इस बंदे से। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर लो और उसको ग्रो करके ऑटोमेटिक मोड पे चलाना स्टार्ट कर दो। भाई हो सकता है कि आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट का आइडिया हो, या बहुत बार क्या है कि कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है, लेकिन क्या है कि एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव कैसे करें, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे एलिमिनेट करें। या हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आप सेम टू सेम बना सकते हो, लेकिन बहुत कम कॉस्टिंग में बना सकते हो, जो मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास कॉस्ट एडवांटेज हो। या हो सकता है कि आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि यार मेरे को टैक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है और मैं अपडेटेड रहता हूँ, मैं टैक्स की टिप्स दे सकता हूँ रेगुलर। अच्छा चलो, टैक्स तो बहुत एक स्पेसिफिक फील्ड हो गया। हो सकता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हो, और डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर ना हो। मेरे को सिर्फ फेसबुक एड्स चलाने आता है और मैं फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हूँ। मैं जब चलाता हूँ तो एक कॉस्ट यानी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम रहती है, और मैं मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने की कैपेसिटी रखता हूँ। उसके अराउंड आप एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। जब आप एक बिजनेस सेटअप कर लोगे तो क्या है, कुछ एम्प्लॉयज़ को आप रख सकते हैं, उससे क्या है कि काम धीरे धीरे आप उनसे करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप एक पूरे बिजनेस को समझ जाएं कि यार हाँ इस तरह मेरा बिजनेस चलेगा, मेरे बिजनेस का कोर ये है और ये मेन पॉइंट्स हैं, इसको इस तरह चलाना है, तो आप क्या लोगों को रख के और प्रोसेसेस को सेटअप करके ऑटोमेटिक मोड पे बिजनेस को चला सकते हो। अच्छा, बिजनेस को ऑटोमेटिक चलाने के लिए ना 2 बढ़िया टेक्निक होती हैं, एक तो ऑटोमेशन होती है और एक आउटसोर्सिंग होती है। भाई कोई भी प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि आपको एक बार बिजनेस समझ में आ गया तो आप लोगों से और प्रोसेसेस से ऑटोमेट कर सकते हैं बिजनेस को। और अगर कुछ क्लरिकल जॉब्स हैं जो कि डे टू डे होती हैं, सेम टू सेम मोनोटोनस जॉब होती है, तो उसको आउटसोर्स कर दो, किसी थर्ड पार्टी को दे दो कि भाई तुझे इतना काम करना और इसका इतना पैसा तेरे को मिलेगा, और अपने सिर से अपनी वो टेंशन ही हटा दो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ ही आओ, ऐसा आइडिया कि भाई किसी ने आज तक सुना ही ना हो। बहुत बार क्या होता है, वियर्ड येट यूनिक आइडियाज भी बहुत बढ़िया कर जाते हैं। जैसे कि कंपनी है, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बात करी थी कि यार पोटैटो पार्सल करके कंपनी है, कंपनी का कुछ काम ही नहीं है, आलू लेते हैं, आलू के ऊपर मैसेज लिखते हैं और कोरियर करा देते हैं। मतलब सुनने में भी बेहुदा लग रहा है
कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है कि, और बंदे पैसे देते हैं इस चीज़ के, और ये कंपनी लाखों रुपए का काम कर चुकी है। और आज की डेट में क्या है, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, कस्टमर तक पहुंचना बहुत ईजी हो गया है। भाई सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है। आपने एक प्लेटफॉर्म भी पकड़ लिया, इंस्टाग्राम पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल। इंस्टाग्राम पे इतना ट्रैफिक है कि आपने एक फॉलोइंग अपनी क्रिएट कर ली तो आपको रेगुलर बिजनेस मिलता रहेगा। या फॉर एग्जांपल आप समझो मार्केट प्लेसेस पे चले जाओ, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केट प्लेसेस की भी कोई सीमा नहीं है। पहले तो क्या होता था, हिंदुस्तान में अमेजोन और फ्लिपकार्ट होता था, दो पे ही खेलना होता था। अभी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मीशो आ गया है, टाटा क्लिक आ गया है, रिलायंस डिजिटल आ गया, और लगभग 15-20 आज की डेट में मार्केट प्लेसेस हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यार कौन सा मेरे को पसंद है, किसके रिसोर्सेज पसंद है, किसकी पॉलिसीज मेरे को पसंद है, और किस तरह मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छा, पहले क्या होता था कि बड़ी कंपनीज ही वेबसाइट्स बनाया करती थी। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना तो बहुत मुश्किल होता था, भैया डायनेमिक वेबसाइट है, कौन बनाएगा, कौन कोडिंग में जाएगा, एक प्रोग्रामर ही हमें या डेवलपर ही हमें रखना पड़ेगा अपने पास। ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या वेबसाइट बिल्डर्स आ गए, आप एक सब्सक्रिप्शन चार्ज दो और फिर एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है जो कि नॉर्मल एक बंदा जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो भी अपनी वेबसाइट खड़ा कर सकता है, पेमेंट इंटीग्रेट कर सकता है और पूरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को खड़ा कर सकता है। अब एंड में अगर मैं इसको डिफिकल्टी स्कोर दूं तो मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 है। उसका रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में बिजनेस खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। भाई प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बंदा लॉन्च करता है, बहुत सारे नहीं चलते हैं, कंपटीशन मार्केट में बहुत फियर्स है। जो मेजर प्लेयर्स हैं वो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत कम रेट पे बना रहे हैं। जो सर्विसेज भी दे रहे हैं वो इतनी टॉप नॉच सर्विसेज दे रहे हैं एट रीजनेबल प्राइसेस कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट सेटअप करना कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इंडस्ट्री का कोड समझना कि यार ये चीज़ चलेगी और अगर मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊँ तो मैं फुल स्पीड पे अपने बिजनेस की गाड़ी को भगा सकता हूँ। वो सब समझने में मतलब आप समझो हिट एंड ट्रायल बहुत सारा लगता है। तो बिजनेस के सेटअप में 5-7 साल नॉर्मली लग जाते हैं। आप बहुत स्मार्ट होंगे 5 साल लग जाएंगे, थोड़े कम स्मार्ट होंगे 7 साल लग जाएंगे, बट ये नॉर्मल टाइम है। लेकिन एक बार आपका बिजनेस सेटअप हो गया, आपको पता चल गया कि इस तरह मेरे को खेलना है, तो आप लोगों से और उसके बाद ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग करके बहुत बढ़िया बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चला सकते हो। आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट मिनिमल कर देनी और कैश काउ की तरह आपके पास बस पैसा आता रहेगा। अब टाइम आ गया है बोनस टिप का, लेकिन बोनस टिप पे जाने से पहले ना मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना टाइम दिया और आप अगर एक्चुअल में इस तरह के टॉपिक को टाइम दे रहे हैं तो आप पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के बारे में सीरियस हैं। अगर 1% भी मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का वैल्यूएबल और बहुत प्रैक्टिकली वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ रेगुलर शेयर करता रहूँगा। जब भी आदमी पैसिव इनकम की बात करता है ना तो उसके दिमाग में आता है कि यार कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत क्लियरली दोबारा बता देता हूँ, ये इंट्रो में भी मैंने आपको समझाया था और दोबारा समझा देता हूँ, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। पैसिव इनकम सिर्फ एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आप टाइम के साथ टाइड नहीं है, लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत से आप बच नहीं सकते। बहुत बार क्या होता है कि आदमी बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेता है कि मैंने पैसिव इनकम की एक वीडियो देखी है और ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो मुझे बिना मेहनत के कमा के देंगे। उसके माइंड में सेटअप हो जाता है कि यार ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम एग्जिस्ट भी करते हैं। और फिर क्या होता है कि वो ऐड देखता है यार कि मेरा कोर्स खरीदो आप और विद इन 1 वीक मैं आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट बना दूंगा, या आप मेरा कोर्स खरीदो और उसके बाद $10,000 कमाने का मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड करा है। वो 1-2 एग्जांपल सिखा देगा और आप एकदम बिक जाओगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं भाई साहब। आप इस तरह की चीजों के लिए लुकआउट ही मत करो, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगने वाली है। और इसमें सिर्फ एक बंदे का फायदा होने वाला है जो वो कोर्स बेच रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इतना आसान होता तो हर आदमी पैसा कमा लेता। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सीखा ही होगा। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, रिलेटिव है जो कि अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करना चाहता है तो इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी ना झिझकें। थोड़ा आप शेयर करेंगे तो हमें भी एज अ क्रिएटर प्रमोशन मिलेगा और उस बंदे की भी फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन।